नमस्कार मित्रों चलिए आज भूली बिसरी यादों को एक बार फिर से तरोताज़ा करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की बात करें। वो इसलिए बात ज़रूरी है कि इन्हीं दिनों में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी और किस दृढ़ निश्चय के साथ और दूरदर्शिता के साथ तीन लोगों का इसमें सक्रिय योगदान, सक्रिय पहलकदमी, किस दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ी थी ये बात और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। मित्रों, इस स्थापना के बारे में भी कई बातें, अलग अलग वर्षन, अलग अलग इसके विवरण अलग अलग मिलते हैं, लेकिन माना ये जाता है कि इसको जो ठोस स्वरूप था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही दिया जा सका। इसकी स्थापना में मुख्य रूप से तीन व्यक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। जनरल मोहन सिंह, उन्हें जनरल आईएनए का भी जनरल अर्थात आज़ाद हिंद फौज का भी जनरल उनको माना जाता था, और निरंजन सिंह एक गिल थे, और तीसरे ये अपने नेताजी। और मुख्य रूप से इनका लक्ष्य ये था कि अब सिर्फ सत्याग्रह के द्वारा ब्रिटिश अधिनायकवादियों को देश से खदेड़ना संभव नहीं होगा। उसके लिए ये ज़रूरी है कि सशस्त्र, व्यापक रूप से सशस्त्र सेना का गठन किया जाए और सैनिक दृष्टि से उनको एक चुनौती जो है वो दी जाए। ये सिलसिला तो शुरू हो गया था 1942 में, 43 में इसके ठोस इसमें पहलकदमियाँ हुई, लेकिन जनरल मोहन सिंह और निरंजन सिंह जो है वो निश्चित रूप से कर्मठता का उनका कोई जवाब नहीं था, लेकिन जो संगठन क्षमता और जो प्लानिंग थी, दूरदर्शिता की एक सक्रिय सशस्त्र युद्ध की प्लानिंग, वो नेताजी ही कर पाए, क्योंकि नेताजी की पृष्ठभूमि भी कुछ शैक्षणिक रूप से भी ऐसी रही थी कि वो समझते थे कि उनके मन में जो एक जज्बा था वो बड़ा अद्भुत था। उस जज्बे का एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको। 1943 में शायद उनकी एक स्पीच थी, एक भाषण था उनका, जो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के सामने दिया था। और उस भाषण का मुख्य रूप से जो बिंदु था, केंद्र बिंदु, वो जैसा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये आह्वान अपने आप में इतना सशक्त था कि ये मार्मिक ढंग का अभियान था, आह्वान था, जिसके बूते पर जो भी वहाँ पर मौजूद थे सभी लोग इससे जुड़ने लगे। और मुख्य रूप से इसमें जापान की भूमिका की हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी कि जापान ने द्वितीय महायुद्ध के जितने भी भारतीय सेना के, तत्कालीन ब्रिटिश सेना के जो युद्धबंदी थे भारतीय, उन सब को इन्हें सौंप दिया कि आप इन्हें अगर लेना चाहें तो आप इन्हें ले जाएं, अपनी सेना बनाएं, क्योंकि हमें भी तो उस ब्रिटेन से ही हिसाब किताब चुकता करना है। और इस प्रकार से एक गठन जो हुआ उसमें जापान की भूमिका मुख्य रूप से रही। और उसका जो जो एक प्रकार से महान जो अभियान था वो कई देशों से होकर गुज़रा, सिंगापुर से होकर गुज़रा, और सिंगापुर में आज भी वहाँ पर लापता और अज्ञात आज़ाद हिंद फौज के जो सेनानी हैं उनका एक स्मारक है, भव्य स्मारक, जिसे इन्हीं दिनों में हर वर्ष बाकायदा देखने के लिए लोग हज़ारों की संख्या में आते हैं, और भारतीय विशेष रूप से आते हैं और वहाँ आकर अपना श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करते हैं। मित्रों, इसमें दो तीन बातें जो विशेष रूप से जिनका उल्लेख बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं कि नेताजी और बापू में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच में बहुत मतभेद थे, लेकिन ये उस वक्त के जो भी नायक थे, चाहे बापू थे चाहे नेताजी थे, ये वैचारिक रूप से कहीं टकराव भी हो तो पारस्परिक सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने देते थे, कभी कोई कमी नहीं आने देते थे। उसका एक उदाहरण इसी आज़ाद हिंद फौज के बहाने से मिलता है कि जब इसका गठन हुआ तो अलग अलग ब्रिगेड बनाई गई। उस ब्रिगेड में जो महिला ब्रिगेड थी लक्ष्मीबाई के नाम से बनी, और एक जो ब्रिगेड जिसमें पुरुष ज़्यादा थे वो उस ब्रिगेड का नाम नेताजी ने जानबूझकर गांधी ब्रिगेड रखा था, एक सम्मान की दृष्टि से। यद्यपि कांग्रेस का इतिहास ये बताता है कि दोनों में एक बार अध्यक्ष पद को लेकर गांधी जी और नेताजी के बीच में टकराव भी हुआ था, और नेताजी ने अपने प्रत्याशी के रूप में इस पट्टाभी सीतारमैया का नाम और बाकायदा घोषित कर दिया था कि ये मेरा प्रत्याशी होगा,
अब बापू द्वारा किसी भी प्रस्तुत किए गए किसी भी नाम का विरोध करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन नेताजी ने अपना नाम वापस नहीं लिया और उस प्रतिद्वंदिता में उन दिनों कांग्रेस भी बड़ा लोकतांत्रिक ढांचा था। बापू के जो प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारमैया, वो चुनाव हार गए और नेताजी जीत गए। नेताजी अध्यक्ष पद उनको मिला, लेकिन नेताजी ने अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद पद छोड़ दिया कि जिस पद में सम्मान जो है वो उस पर फ़र्क पड़ता हो, खरोंच आती हो, मैं उस पद को क्या करूँगा। और उसके बाद इनकी निरंतर जो यात्राएं हैं विदेश की, इन्होंने आरंभ कर दी 42 में, 43 में, 44 में। और बात की जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं कि नेताजी किस तरह जूझते रहे। अंडमान निकोबार में भी एक आप कभी मौका मिले देखिएगा, वहाँ अब भी एक आज़ाद हिंद फौज की जो प्रथम सरकार का जहाँ गठन हुआ था, वहाँ पर अब भी एक स्मारक भी है और नेताजी की प्रतिमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीचों बीच एक उभार कर लगाई गई है एक स्मृति के रूप में। और मित्रों, ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं, लेकिन ये अद्भुत लगता है कि इतने बड़े साम्राज्य के सामने केवल गिने चुने लोगों को साथ लेकर एक सशस्त्र विद्रोह की बात करना कितनी बड़ी बात थी। बाद में ये बात अलग है कि बाद में मुकदमा भी चला, लाल किले में मुकदमा आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सिपाहियों पर चला और उस मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उनकी पैरवी जो थी वो जवाहरलाल नेहरू और अन्य समकालीन उन लोगों ने की। मतलब यह है कि एक स्तर ऐसा था संघर्ष का जिसमें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वैचारिक रूप से किसने क्या किया, लेकिन ये ज़रूर था कि मूल रूप से उद्देश्य सबका एक ही था कि अधिनायकवादी बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ बिल्कुल बगावत करना, विद्रोह करना और उन्हें ये धरती छोड़ने के लिए, भारत को स्वतंत्र करने के लिए विवश करना। तो मित्रों, ये बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं आज़ाद हिंद फौज से। अब जब उनका वो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है तो इन सब बातों को भरपूर याद करना चाहिए। धन्यवाद।